Hello friends. So today in this video I will discuss with you multiple choice questions from Indian Penal Code, uh, Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act. इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। करीबन हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और मैं कोशिश करूंगी कि जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मैं बेयर एक्ट का प्रोविजन आपको बेयर एक्ट से ही खोल के बताऊँ। तो द वीडियो इज गोइंग टू बी very much beneficial for both higher judiciary examination and lower judiciary examination as well as APO examination जो कि नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को बिहार का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बात करता है इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली एंड अक्यूज्ड हैज बीन अवॉर्डेड विथ फाइन 50 रुपीज फाइन देन अ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट शेल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अगर ऑफेंस जो है वो फाइन से ही पनिशेबल है, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, और जो अक्यूज है उस पर 50 रुपयों का फाइन लगाया गया है, तो जो इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो फाइन नहीं देता है तो वो क्या होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ए बोलता है नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, बी बोलता है नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, सी बोलता है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स और डी बोलता है नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन नंबर 67 ऑफ इंडियन पीनल कोड से है। तो हम सेक्शन नंबर 67 इंडियन पीनल कोड का देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 67 जो चैप्टर 3 में आता है वो कहता है कि इम्प्रिजनमेंट for non-payment of fine when offence punishable with fine only. So if the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine shall be simple. तो अभी तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया है कि जब वो फाइन नहीं देता तो कितने महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या वो सिंपल होगा या रिग्रेस होगा। तो ये जो पॉइंट है जो हाईलाइटेड है पिंक कलर से मेरे बेयर एक्ट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 67 में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो सिंपल होगी। And the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale. That is to say, for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceeding 50 rupees. आगे बोलता है and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees and for any term not exceeding 6 months in any other case. तो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने लिख रखा है। तो अगर जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो 50 रुपया उससे कम का है तो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर वो 50 रुपयों से ज़्यादा का है लेकिन 100 रुपयों से कम का है तो 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर वो 100 रुपयों से ज़्यादा का है तो मैक्सिमम 6 महीनों की इम्प्रिजनमेंट होगी। ये सेक्शन कहता है। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो अवार्ड ऑफ फाइन था वो 50 रुपयों से कम का, 50 रुपयों तक का था, तो जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स होगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोलता है ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हियर इफ B does not give false evidence, what offense A has committed? A ने B को इंस्टिगेट किया कि आप फॉल्स एविडेंस दीजिए, जहाँ पे B जो है वो फॉल्स एविडेंस नहीं देता है। तो जो A है जिसने इंस्टिगेट किया था उसकी क्या लायबिलिटी होगी। ऑप्शन ए इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू गिव false evidence, option C offense punishable with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/8 part of the longest term provided for that offense and with fine, and option D is none of the above. अब ये जो इंस्टिगेशन की बात हो रही है तो इंस्टिगेशन मतलब अबेटमेंट की बात हो रही है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर ऑफ 5 जो है ये सेक्शन नंबर 108 से स्टार्ट होता है, 107 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ अबेटमेंट। और इसका जो आपका सेक्शन नंबर 116
जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अगर जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ है तो क्या पनिशमेंट होगी, वो 116 सेक्शन बात करता है। और इसी का अगर आप इलस्ट्रेशन बी देखोगे तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दे रखा है वही इलस्ट्रेशन है। और यहाँ पे लिख रखा है कि ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हियर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस E has nevertheless committed the offense defined in this section। तो अगर B जिसको इंस्टिगेट किया गया है उसने ऑफेंस नहीं भी किया है तब भी A जो है वो इंस्टिगेशन के लिए लायबल होगा, और इस सेक्शन में जैसे दे रखा है उस अकॉर्डिंग वो पनिशेबल के लिए लायबिलिटी उसकी बनेगी। और इस सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कह रखा है 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में A इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस ये तो होगा नहीं, अटेम्प्ट टू गिव फॉल्स एविडेंस ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है उसमें क्योंकि 1/8 की बात है इसलिए वो भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी नन ऑफ द अबव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है What punishment is provided for dowry death? Dowry death के लिए क्या punishment होगी? Not less than 3 years, not less than 5 years, not less than 7 years, and in rare circumstances may extend to death sentence, not less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. तो dowry death जो है वो डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 304B में ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो 304B निकालते हैं। 304B कहता है डवरी डेथ, और उसकी जो पनिशमेंट है वो दे रखी है इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन डी यही बात करता है, नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी। ये चार ऑप्शन में से किस चीज को स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। पहले हम ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ऑप्शन बोलता है possession whereof was obtained by cheating, option B possession whereof was obtained by robbery, option C possession whereof was obtained by डकैती, और ऑप्शन डी possession whereof obtained by, यहाँ पे obtained होना चाहिए, criminal breach of trust। तो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 410 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा। 5010 जो स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताता है वो कहता है प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट or by extortion or by robbery, and property which has criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा की गई है तो उसे स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन इसमें चीटिंग इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी चीटिंग से ऑब्टेन की गई है तो उसे स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। ये बात करता है अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अ पर्सन इन लॉकअप डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ अ बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ। तो एक पुलिस अधिकारी है जिसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, डिटेन किया लॉकअप में, और उसकी बेल हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसको वो रखा हुआ है लॉकअप में, तो उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी? क्या वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन माना जाएगा, क्या वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा, क्या वो अबडक्शन माना जाएगा या किडनैपिंग माना जाएगा? तो ये माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपका डिफाइंड है सेक्शन नंबर 340 में। तो हम एक बार सेक्शन नंबर 340 देख लेते हैं। सेक्शन 339 जो है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की बात करता है, एंड सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है। ये कहता है whoever wrongfully restrains any person in such manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said
wrongfully to confine that person। तो इस व्यक्ति ने, ये इलस्ट्रेशन डायरेक्ट आपको पूछा गया है, यही इलस्ट्रेशन है वो। तो क्योंकि बेल हो चुकी है और उसके बावजूद भी रखा जो पुलिस वाला है उसे जाने नहीं दे रहा है, तो उसको माना जाएगा कि उसने wrongfully कन्फाइन कर रखा है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में उसको प्रोसीड करने से रोक रहा है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, What must be the age of minor with regard to offense of kidnapping? तो किडनैपिंग के लिए माइनर की एज क्या होगी? क्या 16 साल होगी, क्या 18 साल होगी? ऑप्शन सी, अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर ऑफ एज इफ अ फीमेल। डी, अंडर 20 ईयर ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर ऑफ एज इफ अ फीमेल। तो इसका आंसर होगा सी, जो बात करता है अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर ऑफ एज इफ फीमेल। नेक्स्ट है, इसका प्रोविजन मैं नहीं बता रही हूँ, बिकॉज एज यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट आई कंसिडर दैट कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही बार बार रिपीट होते हैं वो आपको आते होंगे, और इसका प्रोविजन भी आपको पता ही होगा। वैसे मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि किडनैपिंग जो है वो सेक्शन नंबर 3 आपका 59 से स्टार्ट होती है, और ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर 361 से लिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेप। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत पहले पूछा गया था, और उसके बाद जो है सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गई, एक बहुत बड़ा 2013 में अमेंडमेंट आया था, एंड देन 2018 में भी अमेंडमेंट आया था। तो उसके बाद जो ये ऑप्शंस हैं ये डिफरेंट हो जाते हैं। एक बार हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि अभी करेंट का क्या प्रोविजन है और क्या लायबिलिटी बनती है। ऑप्शन ए बोलता है, कंसेंट इज इमटेरियल इफ शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप, डेथ पेनल्टी में बी अवॉर्डेड। तो यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि क्या इनकरेक्ट होगा, तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कंसेंट इज इमटेरियल इफ शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन अगर आप 2013 की अमेंडमेंट ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि कंसेंट इमटेरियल होती है अगर जो लेडी है उसकी एज 18 साल से छोटी हो। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, ये सही है। सी की बात करें कि इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप, ये भी करेक्ट है। अब डेथ पेनल्टी इज नॉट अवॉर्डेड, तो पहले जो, अगर हम पहले की बात करें 2013-18 अमेंडमेंट के पहले की, तो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं की जाती थी, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद अगर रेप 12 साल से छोटी लड़की के साथ हो रहा है तो डेथ पेनल्टी कुड बी दी पनिशमेंट। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन शो यू द एग्जैक्ट प्रोविजन। ओके, सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 376 AB जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो इस केस में जो पनिशमेंट होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन और विथ डेथ। तो ये पहले ऐसा कोई प्रोविजन अलग से नहीं था। यहाँ पे हम एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि एक लड़की जो है जिसकी उम्र 16 साल से कम की है तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी, तो उस केस में पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 20 ईयर्स, मतलब मिनिमम जो पनिशमेंट कर दी गई है अगर लड़की की एज 16 साल से कम है जिसके साथ रेप हुआ है तो वो मिनिमम पनिशमेंट 20 सालों की होगी ही व्यक्ति को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो बात करता है A threatens to publish a defamatory libel concerning B unless B gives him money. He thus induces B to give him money. A has committed. तो A एक व्यक्ति है, उसने एक दूसरे व्यक्ति बी को डरा रहा है कि अगर तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट डिफेमेटरी लिबल, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट कुछ झूठा जो बुरा है, मतलब जो डिफेमेटरी है वो पब्लिश कर दूंगा, और इंड्यूस कर रहा है बी को कि वो पैसे दे। तो वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है, तो ये ऑफेंस होगा एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन आपको डिफाइन मिलेगा सेक्शन नंबर 383 ऑफ आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है व्हाट इज द ऑफेंस प्रेपरेशन वेयर ऑफ इज ऑल्सो पनिशेबल। 4 ऑप्शन है, थेफ्ट,
मर्डर, डकैती एंड रेप। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑफेंस इसका प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। तो जब आप सेक्शन नंबर 399 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिपरेशन टू कमिट डकैती मिलेगा, वो पनिशेबल है। तो प्रिपरेशन टू कमिट थेफ्ट पनिशेबल नहीं है क्योंकि वो ऐसा दिया नहीं हुआ है। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, प्रिपरेशन टू कमिट रेप, ऐसा कुछ भी पनिशेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 399 स्पेसिफिकली प्रिपरेशन टू कमिट डकैती की बात करता है तो वो पनिशेबल है क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है बेयर एक्ट में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये बोलता है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी बाय thrusting his hand into B's pocket. A fails in the attempt in consequence of B having nothing in his pocket. A is guilty of. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अटेम्प्ट करता है बी के पॉकेट में हाथ डालने का, लेकिन उसको बी के पॉकेट में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपना पॉकेट हाथ बाहर निकाल लेता है और बिना किसी पैसों के। तो वहाँ पे क्या ऑफेंस बना? क्या नो ऑफेंस बना? क्या थेफ्ट बना? क्या अटेम्प्ट टू थेफ्ट बना? क्या यूजिंग क्रिमिनल फोर्स बना? तो यहाँ पे आंसर होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट, और इसका प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 511 में। तो हम एक बार देख लेते हैं सेक्शन नंबर 511 ऑफ आईपीसी। सेक्शन नंबर 511 की बात करें तो ये कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पे अगर आप इलस्ट्रेशन बी देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली इसी की बात करता है। तो 511 में उन सारी चीज़ों के अटेम्प्ट कवर होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं दे रखा है, मतलब जिन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है आईपीसी में, वो 511 में कवर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करता है ए वॉलेंटरी थ्रोज इनटू रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू बी with intention thereby causing wrongful loss to B. A has committed theft, extortion, robbery या mischief. तो A एक व्यक्ति है जो नदी में B की रिंग डाल देता है और इस इंटेंशन के साथ डालता है कि वो उसे wrongful loss कारित करे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, मतलब जो ऑफेंस बनेगा वो बनेगा मिसचीफ का, और मिसचीफ आपको डिफाइन मिलेगा सेक्शन नंबर 425 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 425 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 425 जो है वो मिसचीफ को डिफाइन करता है और वो कहता है whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causing the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। यहाँ पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ 426 में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू द पर्सन हुज एक्ट इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शन। तो अगर किसी व्यक्ति का जो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शन में कवर है तो उसे क्या पनिशमेंट होगी? ऑप्शन ए कहता है नो पनिशमेंट, ऑप्शन बी कहता है हाफ ऑफ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर दैट ऑफेंस, ऑप्शन सी कहता है 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर दैट ऑफेंस, और ऑप्शन डी कहता है डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो अगर आपको पता है कि जो भी चीज़ें जनरल एक्सेप्शंस में कवर होती हैं, और जनरल एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 76 ऑनवर्ड्स, एंड अगर कोई चीज़ जनरल एक्सेप्शन में कवर है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा नो पनिशमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है व्हाट सेंटेंस एंड असिस्टेंट सेशन जज में अवार्ड। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कवर कर लिए आईपीसी के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है कि असिस्टेंट सेशन जज है उसकी क्या लिमिट है, मतलब वो कितना इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है। ऑप्शन ए है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन बी है एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years अप टू 14 years और अप टू 20 years। तो ये जो आपको है अगर आप सेक्शन नंबर 29 आई थिंक, लेट मी कंफर्म एम आई करेक्ट और नॉट, 29
29 बात करता है सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, और सेंटेंस विच सेशन जज में पास, वो सेक्शन नंबर 28 बात करता है। और 28 का अगर आप 3 पढ़ेंगे तो वो स्पेसिफिकली असिस्टेंट सेशन जज कितना सेंटेंस अवॉर्ड करता है उसकी बात करता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सेक्शन नंबर 28 का 3 कहता है असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सारा क्लियर करा दूँ, पूरी हायरार्की क्लियर करा दूँ कि कौन कितनी पनिशमेंट दे सकता है, तो हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम क्रिमिनल कोड की बात करें तो सबसे पहले होता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो कि 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और जो फाइन है वो 5,000 रुपयों तक का दे सकता है। उसके ऊपर आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो कि 3 सालों तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन 10,000 रुपये तक का दे सकता है। उसके ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि आपको जो सेंटेंस है वो डेथ की दे सकता है या नहीं। अगर मैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करूं तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होता है वो डेथ और लाइफ छोड़ के इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 7 सालों तक की होगी। मतलब फिर से अगर मैं करूं, अगर शायद मैं क्लियर नहीं कर पाई हूं, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो जो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है वो 7 सालों तक की दे सकता है। ठीक है। अब उसके ऊपर जो आता है वो होता है असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज हमने डिस्कस कर लिया कि वो डेथ नहीं दे सकता, लाइफ नहीं दे सकता, और इम्प्रिजनमेंट जो दे सकता है वो 10 सालों तक की दे सकता है। उसके ऊपर आता है आपका एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। एडिशनल सेशन जज जो होता है या तो सेशन जज होता है, दोनों जो हैं वो डेथ की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, लाइफ की भी दे सकते हैं। डेथ दे सकते हैं तो लाइफ तो दे ही सकते हो कि डेथ लाइफ से ऊपर होती है, लेकिन विद कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। मतलब जब एडिशनल सेशन जज या सेशन जज डेथ की पनिशमेंट पास करेंगे तो उसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म करवाना ज़रूरी है। तो ये था हायरार्की जो कि आपको मिलेगी 28 और सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर मे बी केप्ट इन कस्टडी फॉर। तो सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि एक व्यक्ति जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स के बाद वो कस्टडी में नहीं रख सकता उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में 125 जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है उसमें कितने अमाउंट की आप एज ए मेंटेनेंस दे सकते हो। तो 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ या एनी अमाउंट। तो पहले एक्चुअली अमेंडमेंट हुई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस अमेंडमेंट के पहले जो अमाउंट था वो 500 रुपये हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी अमाउंट एज ए मेंटेनेंस दिया जा सकता है। अगर पर्टिकुलरली अमेंडमेंट की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी अमेंडमेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 2001 में अमेंडमेंट हुई है, और 2001 2001 की अमेंडमेंट के बाद ही एनी अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। उसके पहले 500 रुपये तक का होता था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इफ इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन an offense is cognizable and other is non-cognizable, the whole case shall be deemed to be। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल था एंड उसके बाद वो नॉन कॉग्निजेबल प्रतीत होता है, तो
क्या जो पूरा का पूरा है उसे कॉग्निजेबल केस मानेंगे या नॉन कॉग्निजेबल केस मानेंगे? तो ऑप्शन है कॉग्निजेबल मानेंगे, नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे। सी ऑप्शन कहता है इट इज टू बी सीन वेदर इट इज अ वारंट केस, इट इज टू बी सीन वेदर इट इज अ समन केस। तो आंसर होगा पूरे केस को कॉग्निजेबल मानेंगे। और इसका ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपको सेक्शन नंबर 154 सबसेक्शन 4 में देखने को मिलेगी। सेक्शन नंबर 155 आई थिंक मैंने 154 बोला, तो सॉरी, सेक्शन नंबर 155 का 4 बोलता है वेयर अ केस रिलेटेड टू टू और मोर ऑफेंस ऑफ विद एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। तो पूरे केस को कॉग्निजेबल माना जाएगा। गिव मी अ सेकेंड, I should have to confirm that. Okay. So next question is, what is true about a court of session? Court of session के मामले में क्या सही है चारों में से? A, it can take cognizance without committal. B, it cannot take cognizance without committal. C, it can take cognizance on the recommendation of district magistrate, or it can take cognizance if the challan is put up by the superintendent of police. तो अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, विदाउट कमिटल कॉग्निजेंस नहीं लेता है। इसका एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 199, जहाँ पे जो डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा लिया जा सकता है और जिसके बारे में आपको सेक्शन 193 में देखने को मिलेगा। तो हम सेक्शन नंबर 193 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 193 कहता है कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, सो ये कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस as the court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under the court। तो यहाँ पे साफ साफ मना किया जा रहा है सेक्शन नंबर 193 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसके दो एक्सेप्शन है, एक मैंने आपको बता दिया सेक्शन नंबर 199 और दूसरा एक्सेप्शन आपको सेक्शन नंबर 319 में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर्ड बाय। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जैसे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम कहाँ ना किस चीज़ में ना लिखा जाए। सेशन जज के द्वारा ना लिखा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ना लिखा जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ना लिखा जाए या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा ना लिखा जाए। तो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ना लिखा जाए। और ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 24 में। तो सेक्शन नंबर 24 ऑफ सीआरपीसी जो है ये बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और इसका अगर आप सबसेक्शन नंबर 4 देखेंगे तो वो बात करता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद दी सेशंस जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये बोलता है हाउ मच पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू एन अक्यूज हु इज फाउंड गिल्टी अंडर अ समरी ट्रायल। तो कोई अक्यूज अगर समरी ट्रायल में गिल्टी है तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो आंसर होगा नॉट एक्सीडिंग 3 months। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आपने समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पढ़ी होंगी तो सेक्शन नंबर 262 हम देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 262 देखिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ जैसे कि बाकी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल देखे जो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं और आपको आंसर बता देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो फ्रूटफुल होता है। बिकॉज अगर हम प्रोविजन ना पढ़ें तो हम उसी तरीके के और क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट जो भी क्वेश्चन किए जाएँ उनको अच्छे से किया जाए, इसलिए प्रोविजन साथ साथ में पढ़े जाएँ। अगर आपको ये तरीका मेरा सही नहीं लगता है तो आप कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएँ।
सेक्शन नंबर 262 कहता है प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, और इसी का सबसेक्शन 2 बोलता है नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो मतलब इस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 21 समरी ट्रायल की बात हो रही है। तो समरी ट्रायल में जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी वो 3 महीनों की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीबन हर साल ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। वो बोलता है वेदर एन अक्यूज मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन केस। क्या एक अक्यूज अपने ही केस में कॉम्पिटेंट विटनेस होता है? ऑप्शन ए कहता है इफ ही अप्लाइज इन राइटिंग ऑन हिज बिहाफ ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी कहता है नो। ऑप्शन नंबर सी कहता है विद लीव ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑप्शन नंबर डी कहता है विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका आंसर होगा कि कोई व्यक्ति अपने ही केस में अक्यूज हो सकता है अगर वो राइटिंग पे अपने बिहाफ में रिक्वेस्ट करे विटनेस बनने के लिए तो। और इसका जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 315 ऑफ सीआरपीसी में। सेक्शन नंबर 315 सीआरपीसी कहता है अक्यूज कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ये कहता है कि एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन disproof of the charge made against him on any person charged together with him at the same trial, provided that he shall not be called as witness except on his own request in writing। मतलब अगर उसे एज ए विटनेस आना है तो उसे राइटिंग में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Question number, so I decided to complete like 3 subjects in the same video. They were IPC and CRPC and evidence, but I think I have already recorded the video till question number 33, and the duration of the video is 31 minutes. So I think I should not continue with evidence in this video. So let me complete 4-5 questions of CRPC and like evidence आके questions मैं एक इसी वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगी, उसमें कवर कर दूंगी। बिकॉज इफ द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी like more, then it would be very difficult to upload the video. So let's start, let's continue. Question number 34 बोलता है whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict the magistrate may forward the case to। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब कोई मैजिस्ट्रेट है उसको लगता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है और उसे सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा? किसको फॉरवर्ड करेगा केस को? सेशंस जज को करेगा, सीजेएम को करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा, या कंसर्न पुलिस स्टेशन को करेगा? तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसे हम बोलते हैं केस को कमिट करना। और सेक्शन नंबर 325 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कि ऐसे केस में जो केस है वो सीजेएम को कमिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वन ट्रायल ए इज अवॉर्डेड विद अ सेंटेंस विच इज नॉट अपीलेबल वेयर एज सेंटेंस अगेंस्ट बी इज अपीलेबल, वेदर ए कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायल है उसमें 2 अक्यूज हैं ए और बी। ए को जो सेंटेंस अवॉर्ड हुई है वो अपीलेबल नहीं है और बी को जो सेंटेंस अवॉर्ड हुई है वो अपीलेबल है। तो क्या ए जो है वो अपनी सेंटेंस के अगेंस्ट अपील कर सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, और ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 380 ऑफ सीआरपीसी। तो हम सेक्शन नंबर 380 ऑफ सीआरपीसी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन जुडिशरी में देखने को कम ही मिलता है, तो इसका प्रोविजन पढ़ना हमारे लिए सही होगा। सेक्शन नंबर 380 जो है वो स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस की बात करता है, और ये कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर व्हेन मोर पर्सन देन 1 आर कन्विक्टेड इन 1 ट्रायल। तो कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो है 1 ट्रायल की। एंड एन अपीलेबल जजमेंट और ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ सच पर्सन, all or any of the persons convicted at such trial shall have a right of appeal। मतलब सारे व्यक्तियों के पास राइट टू अपील है अगर उनकी सेम ट्रायल चल रही है तो इसका आंसर होगा यस, मतलब सी। नेक्स्ट जो है वो बात करता है इफ इन क्रिमिनल अपील एन अक्यूज्ड डाइज
and his relatives, near relatives, wish to continue the appeal, then within how much period they may apply? 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 30 डेज? तो इसका जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 394 में। तो हम एक बार सेक्शन नंबर 394 देख लेते हैं। ये अपील का ही चैप्टर चल रहा है। इसके पहले सेक्शन नंबर 380 देखा, वो भी अपील के ही चैप्टर में से था। तो यहाँ पे बोलता है अबेटमेंट ऑफ अपील्स। एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 shall finally abate on death of the accused. Every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on death of the appellant, provided that where the appeal is against a conviction and sentence of death or of imprisonment and the appellant dies during the pendency of appeal, any of his near relative may, within 30 days of the death. So let me highlight this 30 days, which is very important. 30 days of death of the appellant, apply to the appellate court for leave to continue the appeal, and if leave is granted, the appeal shall not abate. तो क्या ड्यूरेशन है जिसमें जो उसके नियर रिलेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यू अपील एप्लीकेशन डाल सकते हैं? तो वो है 30 दिनों की। तो आंसर जो होगा वो होगा डी 30 डेज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, जो बात करता है व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज ऑन बेल अंडर सेक्शन 389(3) ऑफ CRPC आफ्टर कन्विक्शन। तो 389 क्लॉज 3 में ट्रायल कोर्ट कब रिलीज कर सकती है? ऑप्शंस आर वेयर अक्यूज इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years। दूसरा ऑप्शन है वेयर अक्यूज इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 5 years। वेयर अक्यूज इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 7 years। वेयर अक्यूज इज एक्सक्लूसिवली बेलेबल, और वेदर अक्यूज इज इन बेल और नॉट। तो हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 389, जो कि अगेन चैप्टर सेम है अपील का, उसमें ही आता है। और 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग दी अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल की बात करता है, और इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाई द कोर्ट बाय विच ही इज कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील, द कोर्ट शैल जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So it was like where the convicted person satisfied the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall, where such person being on bail, a sentence to imprisonment for a term not exceeding 3 years, or where the offence of which such person has been convicted is a bailable one and he is on bail। तो इसका आंसर होगा कि वेयर सच पर्सन बीइंग बेल पे होना चाहिए एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 3 years होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ, आई होप आपको दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस। तो अगर कोई ट्रायल है जो रॉन्ग प्लेस पे कंडक्ट हुई है तो उस पर क्या उसका इफेक्ट होगा? तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सेक्शन नंबर 462 में। 461, 462 ये विशेषण की बात करते हैं, 460 एंड 461। तो 462 क्या कहता है हम देख लेते हैं। तो Section number 462 says, proceedings in wrong place, no finding, sentence or order of any criminal court shall be set aside merely on the ground that the inquiry, trial or other proceeding in the course of which it was arrived at a or passed took place in the wrong session, division, district, subdivision or other local area unless it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice। तो जब तक failure of justice नहीं होता है तो कोई भी जो भी findings आई है, कोई भी sentence या कोई order हुआ है criminal court का, उसे set aside नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर होगा कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस। तो वो वी शेड होगी अगर फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बात करता है when will proceedings be vitiated if the magistrate is not empowered to do so। तो जब हम विशिएशन की बात करते हैं तो विशिएशन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 35 में है, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स उसकी मार्जिनल हेडिंग है, चैप्टर की हेडिंग है, और इसमें दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 460, ये बात करता है इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, और वहीं पे सेक्शन नंबर 461 कहता है इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग। तो जो इरेगुलरिटीज जो विशिएट नहीं करती हैं प्रोसीडिंग, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और जो विशिएट करती हैं प्रोसीडिंग उसमें सारी चीज़ें ये इंक्लूड होती हैं। आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन विल प्रोसीडिंग बी विशिएटेड, तो कहाँ पे प्रोसीडिंग जो है इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएट होंगी। तो पहला देख लेते हैं, टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94। तो अगर सर्च वारंट जो है अंडर 94 में इशू होता है तो वहाँ पे विशिएशन होगा कि नहीं, तो वहाँ पे विशिएट नहीं होंगी। टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176, तो 176 में अगर इंक्वेस्ट होल्ड की जा रही है तभी विशिएट नहीं होगा। ट्राइज एंड ऑफन समरीली, तो यहाँ पे अगर कोई ट्रायल हो रहा है, समरी ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ पे भी विशिएशन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो टेंडर ऑफ पार्डन की बात करता है, वहाँ पे भी विशिएशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कोई केस है ऑफेंडर का, वो समरी ट्रायल हो रहा है, तो और वहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो वो आपका विशिएट करेगा। तो क्वेश्चन यही था कि व्हेन विल प्रोसीडिंग बी विशिएटेड इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। तो कोई मजिस्ट्रेट अगर वो एम्पावर्ड नहीं है और उसके बावजूद भी ऑफेंस को वो समरीली ट्रायल कर रहा है, तो वहाँ पे विशिएशन होगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 461 के क्लॉज एम में। तो यहाँ पे हमारे आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एविडेंस के क्वेश्चंस इस कंटिन्यूएशन के वीडियो में मैं पार्ट नंबर 2 बनाऊंगी, उसमें कंटिन्यू करूंगी। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।